एलिमेंट्री केनाल जो हमने स्टार्ट की थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी? माउथ से स्टार्ट की थी, माउथ से स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हमारे पास जो समझना है वो हमको समझना है माउथ कैविटी के बारे में। तो माउथ कैविटी में क्या क्या चीज़ें हैं? तो माउथ कैविटी में हमको दो तीन चीज़ें समझनी है। एक तो हमको टीथ समझने हैं कि जो ह्यूमन डेंटाइन है, यानी ह्यूमन जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमको जानना है। दूसरा, हमको माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जानना है कि जो माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। और तीसरी, हमको अपने टंग के बारे में जानना है, यानी जीभ के बारे में जानना है। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिंग्यूल बोलेंगे। जीभ को क्या बोलेंगे? लिंग्यूल। आप चाहे तो टंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग इसको लिंग्यूल बोलते हैं, LINGUAL। ठीक है, लिंग्यूल बोलते हैं। तो तीन चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है। टीथ समझने हैं, सलाइवरी ग्लैंड समझनी है, और हमारा लिंग्यूल समझना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हमको समझना है यहाँ पर कि ये हमारी, क्योंकि यही चीज़ें तो है माउथ कैविटी में। तो हमारी माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, इसके अंदर यही चीज़ें हैं। इन्हीं से मुकाबला होना है जो हम लोग फूड देंगे। और सबसे पहले मुलाकात फूड की किससे हो जाएगी? टीथ से। सबसे पहले मुलाकात किससे होगी? टीथ से होगी। अब देखो, सिंपल सी अपना देखिए, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो एक जैसे दो जॉब्स में, दो आपके जबड़ों में हैं। एक ऊपरी जबड़ा है और एक निचला जबड़ा है। एक लोअर जॉ, दूसरा अपर जॉ। लेकिन दोनों में एक अंतर है। आप लोअर जॉब को हिला सकते हैं लेकिन अपर जॉब को नहीं हिला सकते। कोशिश करो, है हिला सकते हो? यानी कि पहला पॉइंट तो यही है कि लोअर जॉब जो होता है हमारा, जो निचला जबड़ा है, वो मूवेबल होता है, जबकि अपर जॉब तो कैसा है हमारा? हाँ, बात समझ में आ गया? तो क्योंकि हम नीचे वाले को तो हिला सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं हिला सकते। लेकिन अदर एनिमल्स, कुछ बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दोनों जबड़ों को हिलाया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन में सिर्फ निचले जबड़े को हिलाया जा सकता है, ऊपरी जबड़े को नहीं हिलाया। पहली बात समझ में आ गई। अब इन जबड़ों में हमारी लगे हुए हैं डेंटाइन, यानी कि हमारे टीथ लगे हुए हैं। और आपने गौर किया कि जैसी नीचे सीरीज है टीथ की, वैसी ही सीरीज ऊपर है, यानी कि एक जैसे दांतों की दो रो हैं। ठीक है, एक जैसे टीथ हैं और उनकी रो कितनी है? दो हैं, दो पंक्तियों में, क्योंकि ये टीथ हमारे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ऊपरी जबड़े में है जिस तरीके के दांत, उसी तरीके से निचले जबड़े में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो चूंकि दो पंक्तियों में है, यानी टू सेट ऑफ टीथ है, और इस कंडीशन को कहा जाता है डाइफायोडोंट। क्या कहते हैं उसको? डाइफायोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन टीथ कैसे हैं, तो डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे दांत जो दो सेट में हैं। तो हमारे दो सेट हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक जैसे सेट हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ह्यूमन टीथ या ह्यूमन डेंटाइन डाइफायोडोंट टाइप की होती है। दूसरी बात, जो भी हमारे टीथ हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। एक इंसाइजर है, दूसरा केनाइन है, तीसरा प्रीमोलर है और चौथा मोलर। चारों के फंक्शन अलग अलग हैं, चारों के फंक्शन अलग अलग हैं। एक काटने के लिए, बाइटिंग के लिए, एक टीयरिंग के लिए, ठीक है, एक चबाने के लिए, च्युइंग के लिए, अलग अलग फंक्शन है। तो जब डिफरेंट टाइप के फंक्शन रखने वाले टीथ एक ही डेंटाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोडोंट। क्या कहेंगे हम? हेट्रोडोंट। लेकिन अगर एक ही साइज, एक ही तरीके के टीथ अगर दिखाई दें तो वो कहलाएगा होमोडोंट। ठीक है, आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो ये होमोडोंट कंडीशन है। इसमें आपको देखो एक ही जैसे टीथ की सीरीज दिख रही है कि नहीं, है ना? तो ये होमोडोंट कंडीशन है। लेकिन हमारी ऐसी नहीं होती है, हमारे टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसलिए हम किस कंडीशन के हैं? हम हेट्रोडोंट हैं। तो दो कंडीशन समझ में आई ह्यूमन डेंटाइन की। पहली क्या है? डाइफायोडोंट है। दूसरा क्या है? हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट का मतलब समझ में आ गया कि डिफरेंट फंक्शन है, हर टीथ का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है। ठीक है, तो साइज, शेप एंड फंक्शन में अगर डिफरेंट टीथ की सीरीज हमारी डेंटाइन में प्रेजेंट हो तो हम इस कंडीशन को कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब कई तरीके का, होमो का मतलब एक ही तरीके का, है ना? जब एक ही तरीके के दांत पाए जाए तो उसे हम होमोडोंट कहेंगे, और जब विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोडोंट कहेंगे। तो दो कंडीशन समझ में आ गई। अब तीसरी चीज समझिए,
बहुत से दांत ऐसे होते हैं जो मसूड़े हैं, जैसे ये मान लीजिए गम्स हैं, तो इसके ऊपर ही बिल्कुल टॉप कंडीशन में टीथ जो है वो अटैच रहता है, अटैच्ड रहेगा, सॉकेट में फिट नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोडोंट। इसको हम क्या कहेंगे, एक्रोडोंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या है कंडीशन, इसमें क्या होगा, जो टीथ है वो अपर सरफेस पर अटैच्ड रहेगा, न कि सॉकेट में होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो टीथ है ये क्या होगा कि साइड से अटैच रहेगा। कैसे रहेगा, साइड से अटैच रहेगा, यानी कि उसकी जो साइड है बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, साइड से अटैच रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्लूरोडोंट। इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरोडोंट। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो टीथ होगा वो क्या होगा, इन सॉकेट, सॉकेट में जो है वो बंद रहेगा। किसमें बंद रहेगा, सॉकेट के अंदर बंद रहेगा, एक सॉकेट प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके के अगर टीथ मजबूत भी होंगे, सॉकेट में है अंदर, तो फंसे हुए हैं अच्छी तरीके से, तो ये जो टीथ है, ये जो कंडीशन है, इसको हम कहेंगे थीकोडोंट। तो हम क्या कहेंगे, थीकोडोंट। तो तीन कंडीशन हुई, एक तो क्या है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। जो ह्यूमन डेंटाइन है उसमें टीथ जो है वो गम्स के अंदर क्या होगा कि सॉकेट में फिट रहते हैं। तो चूंकि सॉकेट प्रेजेंट है, इसलिए हम जो है वो किस कैटेगरी के होंगे, थीकोडोंट। तो हमारी डेंटाइन की तीन विशेषताएं हैं। पहली क्या है कि हम थीकोडोंट हैं, ठीक है, हमारे टीथ कैसे हैं, थीकोडोंट हैं। दूसरी क्या है, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट का मतलब क्या होगा, टू सेट ऑफ टीथ, या हम कहेंगे टू सीरीज ऑफ टीथ, है ना, यानी कि दो सीरीज में टीथ हैं, तो इसलिए हमको इसको हम क्या कहेंगे, डाई का मतलब दो होता है, फायोडोंट का मतलब टीथ, है ना, दो सेट हैं टीथ के, तो क्या कहलाएंगे हम, डाइफायोड। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर आपको दे दिया जाए कौन सी कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करती, तो हो सकता है हेट्रोडोंट की जगह वो होमोडोंट लिख दें, या फिर थीकोडोंट की जगह वो एक्रोडोंट लिख दें, तो वही चीज़ कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करेगी, है ना, ठीक है। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई, क्या क्या, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफायोडोंट जो है वो हमारी क्या पाई जाती है, डेंटाइन होती है। यहाँ तक चीज़, हाँ पूछो बेटा। किसका, एक्रोडोंट, जैसे ये दिख रहा है आपको कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, यानी कि गम्स जो होते हैं, उनके बिल्कुल ऊपर अटैच्ड होता है, ऊपर रखा होता है, ठीक है, अटैच्ड रहता है, उससे पॉकेट नहीं होता कि उसमें आधा हिस्सा उसमें फंसा हो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या है, सीधे ऊपर ही जनरेट होगा वो, है ना। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्रोडोंट। प्लूरोडोंट में क्या होगा कि साइड से, ये देखिए आप, टीथ जो है वो कैसा है, साइड से आया है ना, साइड से अटैच रहता है, जैसे ये गम्स है तो उसके साइड से ऐसे अटैच रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरोडोंट। और थीकोडोंट में क्या होगा कि देखिए अंदर कुछ हिस्सा जो है वो टीथ का अंदर होगा, सॉकेट में फंसा होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थीकोडोंट। तो ह्यूमन डेंटाइंड है वो कौन सी है, थीकोडोंट है। हम कैसे हैं, हेट्रोडोंट हैं। और हम कैसे हैं, डाइफायोडोंट हैं, क्योंकि हमारी दो सीरीज यानी दो सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। अब जो टीथ हैं, अगर टीथ की बात करें तो अब हमारी बात आती है कि अगर हम हेट्रोडोंट हैं, हम कैसे हैं यहाँ पर, हेट्रोडोंट हैं। तो हेट्रोडोंट का मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप के टीथ होंगे। तो हमारे टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, तो टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे ह्यूमन डेंटाइन में 3 तरीके के दांत प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका क्लासिफिकेशन जो किया है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी काम करने की तरीका है या जो फंक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर, कौन से, ठीक, इनको हिंदी में हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक। इनका काम क्या है, इनका काम होता है बाइटिंग करने का, यानी काटने का, किसी भी चीज को क्या करने का, काटने का, है ना, बाइट करने का। दूसरा है केनाइन, दूसरा कौन सा है, केनाइन, इसको हम हिंदी में कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं, रदनक, ठीक। तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, इनको हम कहते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। इनका काम, रदनक का काम होता है चीर फाड़ करना, टीयरिंग करना, ठीक है, चीर फाड़ करना यानी कि टीयरिंग करना। प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। और मोलर,
मोलर का नाम होता है चवर्णक। तो कितने तरीके के टीथ होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, है ना। ये चबाने के काम में आते हैं, ये चीरफाड़ करने के टीयरिंग के काम में आता है, ये बाइटिंग के काम में आते हैं इंसाइजर। इतनी चीज़ क्लियर? ठीक है। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इसीलिए क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग है, शेप अलग है, उनकी साइज अलग अलग है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम हेट्रोडोंट डेंटाइन को रखते हैं। किस तरीके की डेंटाइन है हमारी? हेट्रोडोंट है। और स्टडी ऑफ टीथ कहलाता ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात समझिए, अक्सर हम लोग कहते हैं एक थप्पड़ देंगे सारे दांत बिखर जाएंगे, दांत निकल आएंगे। हम ऐसे ही क्यों कहते हैं कि एक थप्पड़ देंगे दांत निकल आएंगे? ये क्यों नहीं कहते एक थप्पड़ देंगे आंख निकल आएगी, एक थप्पड़ देंगे कान निकल आएंगे, है ना? दांत ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि दांत सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ। टीथ का ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इनेमिल। क्या कहते हैं हम? इनेमिल कहते हैं, इनेमल बोलते हैं। और ये जो इनेमिल है ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। अपने शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांतों के ऊपर पाई जाने वाली इनेमिल है। तो अब वो इसीलिए कहता है कि दांत तोड़ दें, क्यों? क्योंकि सबसे कठोर पार्ट तोड़ने की ताकत रखता है वो, है ना। तो कितना मजबूत होगा वो। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना कि इनेमिल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। कोई वायरल, फंगल या किसी तरीके के इन्फेक्शन के जरिए ही ये इनेमिल जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, अदरवाइज इनेमिल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, डेली घिसते हैं फिर भी दांत कम पतले थोड़ी नहीं हो जाए, कम थोड़ी नहीं हो जाते हैं, दांत तो नहीं रहते हैं ना। तो वो हार्डेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है? हार्डेस्ट पार्ट है। तो ये ध्यान रखनी है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांतों के ऊपर पाई जाने वाली इनेमिल की परत जो है वो दांतों का सबसे कठोर भाग होती है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अगली बात समझिए, अब इधर देखना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। हम ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला यानी मानव का दंत सूत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। हमने कहा कि जो भी डेंटाइन है वो 2 जबड़ों में है, एक ऊपरी जबड़ा है और एक निचला जबड़ा। जिसमें निचला वाला जबड़ा हमने कैसा कहा कि मूवेबल है, जबकि ऊपरी जबड़ा जो है वो मूवेबल नहीं होता है। ये 2 जबड़े हैं, वो थोड़ा सा तिरछा बना होगा, आपको उधर से दिख रहा होगा, वो बनता नहीं है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको स्टडी करने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में। अच्छा ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम सारे टीथ गिन लें और उसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल टीथ निकल आएंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल टीथ होते कितने हमारे? 32 होते ना। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक गिन लें, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर, 2 का गुणा कर दें, तो फिर हमारे 32 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने टीथ होंगे? 16 होंगे। जितने यहाँ होंगे वैसे ही यहाँ पर होंगे, होंगे कि नहीं? इतनी चीज़ क्लियर? अब और छोटा करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने इस डेंटाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक के दांत गिनते हैं तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 32 होगा जाकर? 4 का। भाई 4 हिस्सों में बांटा तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हिस्सों में बांटते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने टीथ होंगे? 8 होंगे ना, तभी तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे 32 होगा जाकर के नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है वो एक जबड़े के दांतों को यानी 16 दांतों के बारे में समझेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, ठीक है। अब समझिए जरा, सबसे पहले जो इंसाइजर हैं आपके, इनकी बात करते हैं। ये बिल्कुल फ्रंट पर होते हैं, सबसे पहले बच्चे के निकलते हैं, और 2 इस तरफ होते हैं इस पार्ट में और 2 इस पार्ट में होते हैं। 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। खरगोश यही दिखा देता अपने निकाल के, निकले रहते हैं। गिलहरी के भी देखे होंगे, कुछ लोगों के भी होते हैं, ठीक है। अब जिसके हैं वो अपने चेक कर ले। तो ये इंसाइजर हैं, सबसे पहले निकलते हैं, बच्चे के निकलते हैं ये कि नहीं, है ना। तो 2 इस साइड में हो, 2 इस साइड में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरीके से एक इस साइड में केनाइन होता है जो कि नुकीला होता है। अपनी जीभ ऐसे करके लगा के देखो, एक टीथ ऐसा होगा जो नुकीला होगा और टीयरिंग का काम करता है, चीर फाड़ करना है। जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं, कार्निवोरस का मतलब जो मीट खाते हैं, शिकार करते हैं, उनके ये ज़्यादा
स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा अच्छे एक्टिव होंगे। कुत्ता है या शेर असल है, ये दिखा कर देता है, ये दिखा देता है मेरे पास ये है, यही निकलते कि नहीं उसके। या फिर वैम्पायर देख लीजिए आप, वैम्पायर जो पिक्चरों में देखते हैं उनके भी यही है ना। तो ये जो टीथ हैं ये थोड़े नुकीले होते हैं, यानी शार्प होते हैं, ठीक। इनका काम ही टीयरिंग का होता है। और मैंने कहा किसके ये एक्टिव होते हैं, किसके ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी है क्योंकि हम तो ऑमनीवोरस हैं, हम मीट भी खा लेते हैं और हम घास फूस भी खा लेते हैं, मतलब सब्जियां भी खा लेते हैं, तो हमको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो रेगुलर मीट खाते हैं, यानी कि रेगुलर जो नॉन वेज खाते हैं, उनके थोड़े से ये एक्टिव हो जाएंगे। बात समझ, एक्टिव का मतलब ऐसा नहीं कि वो हर एक को खाने के दौड़ते हैं, नहीं, मतलब एक्टिव का मतलब उनके थोड़े से शार्प हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे एक इधर और एक इधर क्या होता है, केनाइन होता है। फिर आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर दो इधर होते हैं और दो ही आपके इधर होंगे, ठीक है, ये प्रीमोलर हैं, दो इधर और दो इधर, ठीक। और फिर उसके बाद मोलर जो कि सबसे बाद में निकलते हैं। ये मोलर तीन इधर होते हैं और तीन ही आपके इधर होंगे, ठीक। अब फिर से देखते हैं ये वाले कौन से हैं बताओ। हाँ, ये कौन सा है, केनाइन। ये कौन से हैं, प्रीमोलर। और ये कौन से हैं, मोलर। सबसे बाद में कौन से निकलते हैं, मोलर। अब अब मैथ समझो, टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर ह्यूमन डेंटाइन में कितने होंगे, क्योंकि एक ऊपर कितने हैं, दो इधर यानी चार हैं, तो इसका मतलब पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे होंगे, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 में इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। बात समझ में आ गया कि कैसे ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक जबड़े में 4 मल्टीप्लाई 2 का किया तो दोनों जबड़ों के निकल के आ जाएंगे 8। केनाइन बताओ कैसे लिखेंगे, केनाइन कैसे लिखेंगे, 2 में इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा, प्रीमोलर बताओ कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 क्यों करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे क्या, क्योंकि दो दो 4 हैं, तो मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। अब ये कितने हो गए यहाँ तक बताओ, 8 4 12 और 8 टोटल हो गए 20। ये 20 वो दांत हैं कि जो हमारे जीवन काल में 2 बार निकलेंगे। एक बार बचपन में टूटे होंगे, सबके टूटते हैं दांत कि नहीं, और उसके बाद दोबारा फिर से आ जाते हैं। अब टूटेंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है, अब टूटे तो वो वहाँ जगह खाली रहेगी, फिर आर्टिफिशियल लगवाओ। तो जीवन में 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। यानी 20 दांत ऐसे हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, इंसाइजर, केनाइन एंड प्रीमोलर, ठीक। अब उम्र जब हमारी 16-17 साल से बड़ी हो जाती है, यानी 18 साल, समझदार होने लगते हैं, है ना, कहते हैं 18 साल के हो गए, अब तो समझदार हो गए, अब तो अच्छा बुरा समझते हो, तभी आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। अदरवाइज क्यों देंगे भाई, जब तुम्हें पता ही नहीं किसको देना है, किसने फालतू में खराब कर दो। तो 18 साल की उम्र पे होते हैं, तो 18 साल में कहते हैं कि अक्ल आने शुरू हो जाती है ना। तो वो अक्ल की दाढ़ कहते हैं ना, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ कौन से होते हैं, इनमें से जो मिडिल वाला है, ठीक है, इसे हम कहते हैं विजडम टीथ। बात समझ में आ गया, कौन सा, जो हमारी दाढ़ जिनको हम बोलते हैं, इनमें से जो मिडिल वाला है इसको हम कहते हैं विजडम टीथ, ठीक। ये सबसे बाद में निकलता है, ये सबसे बाद में निकलेगा, इधर उधर के निकल जाएंगे, बीच वाला सबसे बाद में निकल जाता है, निकलता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये जो 20 दांत थे, ये जीवन काल में 2 बार निकलते हैं ना, तो इन तीनों तरीके के दांत टीथ को हम कहते हैं मिल्क टीथ। इनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। कौन कौन से, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर। लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए मिल्क टीथ कौन था, तो जो सबसे पहले निकलते हैं, यानी कि ये इंसीजर जो है, ये आपके मिल्क टीथ बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं दूध के दांत हैं तो टूट जाते हैं, तो दूध के दांत का मतलब तीनों तरीके के जो टूट जाते हैं, वही जो टीथ हैं वो आपके तीनों तरीके के क्या है, मिल्क टीथ है। लेकिन अगर स्पेशली अगर पूछा जाए, 4 ऑप्शन में अलग अलग दे रखे हों, तो फिर सिर्फ किसको हम लिखेंगे, इंसीजर जो है ये हमारे मिल्क टीथ हैं। और विजडम टीथ समझ में आ गए।
अब बताओ कितने दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलेंगे? 12। और कितने दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 2 बार निकलेंगे? 20 दांत होंगे। ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है ना? अब हमने कहाँ से कहाँ तक गिने, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के टोटल कितने हो जाने चाहिए? 16 हो जाने चाहिए। तो मोलर हमारे कितने, मोलर को कैसे लिख सकते हैं हम? 6 में इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 12। टोटल कितने हो गए ये? 32 हो गए, हो जाएंगे कि नहीं? 32 32 ही दांत होते हैं हमारे। अब किसी किसी के मानो 34 हो गए, 33 हो गए, तो वो डबल निकल आता है, किसी किसी डबल निकल आते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, वो निकल आते हैं। किसी की 6 फिंगर भी हो जाती हैं, तो वो नॉर्मल केस नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अब इसको समझो। अब इसका डेंटल फॉर्मूला हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमने कैसे बनाएंगे, इधर देखो, समझो, क्योंकि आपको रटोगे अगर डेंटल फॉर्मूला तो फिर नहीं काम चलेगा, इसलिए समझ लो। अब डेंटल फॉर्मूला बनाए, इंसाइजर को हम IN लिख दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे कि इंसीजर 2 इधर थे और 2 इधर थे, ऐसे ना? तो हम कैसे लिखेंगे कि 2 इधर थे और 2 इधर थे, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। बीच वाली लाइन को हम ऑब्लिक करके रख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ केनाइन को क्या लिखेंगे? 1/1। प्रीमोलर को क्या लिखेंगे हम? 2/2। मोलर को क्या लिखेंगे हम? 3/3। और मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 2 का। इस कितना हो जाना चाहिए? ये बन गया हमारा डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अभी इतना बड़ा ना लिख के कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे शॉर्ट में? ये INCM ये हटा दो, सीधा सा 2123 अपॉन 2123। कैसे लिख सकते हैं? 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल 32। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा। बात समझ में आ गया? डेंटल फॉर्मूला कैसे बनाया, कैसे बनाया बताओ भाई? इंसीजर को कैसे लिखा हमने? 2 इधर 2 इधर, 2/2 लिख दिया। केनाइन को लिखा 1 इधर 1 इधर, तो 1/1 लिख दिया। प्रीमोलर को 2 इधर 2 इधर, तो हमने 2/2 लिखा। मोलर को 3/3 कैसे लिखा? 3 इधर और 3 इधर, है ना? और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का, और बराबर कितने हो जाएंगे हमारे? 32। ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला ये है। अगर हम रैबिट से कंपैरिजन करें, अगर हम किससे कंपैरिजन करते हैं? रैबिट। रैबिट कैसा है? हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस है तो उसे चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसमें कौन से टीथ एब्सेंट होंगे? केनाइन। कौन से एब्सेंट होते हैं? केनाइन। रैबिट में केनाइन टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। इतनी चीज ध्यान रखेंगे। कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं खरगोश में? तो हम कहेंगे खरगोश में केनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट ग्रास खाता है, तो उसको चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं होती है, भगवान ने इसलिए उसको वो दिए ही नहीं, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? डेंटल फॉर्मूला समझ में आ गया? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अब कितने दांत ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं? तो हम कहेंगे कितने? 20। कितने दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में सिर्फ 1 बार निकलते हैं? 12। अच्छा, सबसे ज्यादा दांत, सबसे ज्यादा टीथ जो है, नंबर ऑफ टीथ, वो किस वर्टिब्रेट एनिमल में पाई जाती है? कौन से ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल हैं, या हम कहेंगे कौन से ऐसे मैमल हैं? सिर्फ मैमल ले लीजिए। मैमल्स में सबसे ज़्यादा टीथ किस एनिमल में पाए जाएंगे? क्या ह्यूमन में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, या अदर मैमल्स में किस में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हॉर्स में होते हैं, घोड़े में। ठीक है, कितने होते हैं? 40 से लेकर 44 तक होते हैं। कितने होंगे? 40 to 44 तक होंगे। तो 40 से लेकर 44 दांत जो हैं वो घोड़े में पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टीथ वाला मैमल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टीथ पाया जाता है। दूसरी बात और समझो टीथ के बारे में। गिलहरी हुई, कैरल आपने देखी है, खरगोश, चूहा, इन सबके जो इंसीजर टीथ हैं वो पूरे जीवन भर अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, जीवन भर उनकी ग्रोथ होती है। तो यही कारण है कि चूहे के भी यही दांत बड़े हो जाते हैं। यही दांत किसके हो जाते हैं? बड़े, गिलहरी के भी हो जाते हैं, है ना? तो ये जीवन काल वृद्धि करने वाले दांत हैं उनमें। अब चूहा चूंकि चीज़ों को कुतरता रहता है, इसलिए उसके दांत थोड़े घिसते रहेंगे। अगर ना कुतरे तो उसके दांत जो है बड़े होते जाएंगे। बात समझ में? तो कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके टीथ जीवन पर्यंत जो है वृद्धि करते रहते हैं? तो हम क्या कहें? चूहे के और
गिलहरी के, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रेट टीथ्स में और इनवर्टिब्रेट्स या अदर मैमल्स में या अदर एनिमल्स में टीथ में क्या अंतर होता है? हमारे जो टीथ हैं वो किसके बने होते हैं? वो कैल्शियम के बने होते हैं और वो फॉस्फोरस के बने होते हैं, स्पेशली ये है हमारे। दूसरा एनामिल की लेयर होती है, जबकि अदर वर्टिब्रेट्स एनिमल जो होते हैं उनमें ये टीथ जो है वो अलग कार्टिलेजेस भी हो सकते हैं, है ना, कैल्शियम और उसके फॉस्फोरस के नहीं बने होते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया या अदर वर्ड्स हो गई, इनके टीथ जो हैं वो कैल्सीफाइड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मैमल्स के टीथ जो होते हैं वो कैल्सीफाइड होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबसे ज़्यादा टीथ किस में होते हैं? हॉर्स में होते हैं। कितने होते हैं? 40 से लेकर 44। टस्क जानते हैं? टस्क, टस्क नहीं देखे हैं? हाथी के जो इस तरीके के टीथ होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टीथ कौन से होते हैं इनमें से? वो भी मैमल है, हमारी मैमल श्रेणी में ही आता है, तो उसमें जो टस्क हैं वो कौन से होते हैं? तो अपर इंसाइजर होते हैं, केनाइन नहीं होते। वो नुकीले जरूर, लेकिन वो क्या है? अपर इंसाइजर हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े के इंसाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक, है ना, रदनक कहते हैं, कृंतक कहते हैं, कृंतक। तो ऊपरी जबड़े के कृंतक हैं। अपर इंसाइजर जो होते हैं वो टस्क का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और वो किस में टस्क पाए जाते हैं? हाथी में पाए जाते हैं, एलिफेंट में होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? डेंटल फॉर्मूला बनाना सीख गए ना आप? किसी को समझ में नहीं आया तो बताए। आ गया सबको समझ में? एक साथ बताओ, यस और नो। ठीक है, यस सर। ये बताओ समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्या ह्यूमन में कितने टोटल टीथ होते हैं? 32, जिसमें से 20 दांत ऐसे हैं जो कितने बार निकलते हैं जीवन में? 2 बार निकलते हैं। यही बात बताई थी, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए तो किसको बताएंगे? इंसीजर को बताएंगे कि उसे मिल्क टीथ कहते हैं। फिर हमने ये फॉर्मूला ऐसे ही बना दिया, जो मैंने वहां था वो थोड़ा यहाँ दिखा दिया। दांतों के ऊपर जो आवरण होता है, यानी कि जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इनेमिल कहते हैं। और जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, हार्डेस्ट पार्ट है ना। फिर हमने कहा कि हाथियों के दिखाई देने वाले दांत यानी टस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपर इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है। अपर इंसाइजर्स होते हैं जो कि हाथी के दिखने वाले दांत हैं। घोड़े के दांतों की संख्या सबसे अधिक होती, कितनी होती है? 40 से लेकर 44 तक। चूहा और गिलहरी के दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। खरगोश में कौन से दांत नहीं होते हैं? केनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। इतनी चीज तो बताइए आपको। तो टीथ समझ में आ गया आपको, ठीक है। हमारे टीथ सॉकेट में है, इसलिए हम कैसे हैं? कैसे बोले आते? सॉकेट में है, थीकोडोंट, है ना। एक्रोडोंट, फ्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। तो हम लोग कैसे हैं? हमारी डेंटाइन थीकोडोंट है। इसके बाद देखिए, ये क्या दिख रहा है? केनाइन। ये क्या है? अपर इंसेजर है ना। और इसके ये क्या है? इंसेजर, है कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट। यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको? टीथ के बारे में समझ में आ गया। आप फूड के साथ टीथ का मुकाबला हुआ पहले, और फूड को क्या किया कि टीथ ने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया, उसको काट दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। डाइजेशन नहीं किया उसने, उसने पीस दिया। जो भी फूड आया था उसको हमारी दांतों की चक्की ने 32 लोगों ने मिलकर क्या किया? उसको पीस दिया, ठीक है। अब पीसने के बाद उसमें मिल जाती है सलाइवा। पीसने के बाद उसमें क्या मिलेगा? सलाइवा, है ना। और सलाइवा कहाँ से सेक्रीट होता है? मैंने कल आपको बताया था 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उनसे क्या सेक्रीट होता है? सलाइवा। जब हमारा फूड सलाइवा में मिलता है तो चिकना हो जाता है, ठीक है। और उस फूड की उस कंडीशन को हम कहते हैं बोलस। तो हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, BOLUS। तो फूड जब किसके साथ मिक्स्ड विद सलाइवा, है ना, कहाँ पर? बकल कैविटी में। तो उस कंडीशन को, उस फूड की उस स्टेज को क्या कहते हैं? हम बोलस कहते हैं। अब बोलस फॉर्म में हमारे मुंह में वो घूमेगा इधर उधर, और सलाइवा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एंजाइम्स उसके किसी चीज़ का डाइजेशन करेंगे। तो पहले, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की स्थिति क्या है। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स को देखेंगे, माउथ कैविटी में कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं? हमारी 3 पेयर। कितने पेयर हैं? 3 पेयर। जबकि रैबिट में हमने बताई थी कितनी पेयर होती हैं? 4 पेयर होती हैं। और हमारे अंदर कितनी होती हैं? 3 पेयर।
3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? सबसे पहले कान के नीचे वीनस, ठीक है, ये जो कान है इस कान के नीचे दोनों साइड में ये ग्लैंड्स हैं, तो एक इधर और एक इधर, तो ये कितनी होगी? 1 पेयर हो गई कि नहीं? 1 पेयर हो गई। तो 1 पेयर ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको हम? पैरोटिड ग्लैंड्स। कभी कभी देखा होगा किसी के यहाँ पर सूजन आ जाती है, उस पर फिर वो काला काला लगा देते हैं, है ना? वो डिजीज होती है एक मम्प्स, MUMPS। कौन सी डिजीज होती है? मम्प्स, MUMPS। मम्प्स डिसीज, जिसको हिंदी में कहते हैं गलसुआ। तो ये जो गलसुआ का रोग होता है इसमें क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स में वायरल इन्फेक्शन होता है। कैसा इन्फेक्शन होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी वायरस के द्वारा होने वाला संक्रमण है ये। और उससे क्या करती हैं कि ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड स्वेल कर जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, और फिर पेन होने लगता है, मसल्स चाहिए तो पेन होगा, है ना? तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? मम्प्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्प्स डिजीज। ध्यान रखना, मम्प्स कैसी बीमारी है बेटा? टॉन्सिल ये नहीं होते, टॉन्सिल ये होते हैं, ठीक है? टॉन्सिल अंदर होते हैं ना ऐसे करके, ये टॉन्सिल है ना? हम बात कर रहे हैं यहाँ की। तो टॉन्सिल और इसमें अंतर, टॉन्सिल सूजेंगे तभी दर्द होगा हमारे यहाँ पर माउथ को खोलने, तो टॉन्सिल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है? और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ बताई हमने? यहाँ पर बताई, है ना? सलाइवरी ग्लैंड्स में स्वेल कर जाती हैं, तो उस कंडीशन को, उस डिजीज को क्या कहते हैं? मम्प्स कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। तो मम्प्स डिजीज जो है वो कैसी डिजीज है? एक वायरल इन्फेक्शन से होती है। कैसे होती है? वायरल इन्फेक्शन से होती है। वो जब हम डिजीज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कौन सा वायरस मम्प्स को कॉज करता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि मम्प्स डिजीज का संबंध कौन सी सलाइवरी ग्लैंड से है, तो हम कहेंगे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से है। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये? कान के नीचे। यहाँ तक समझ में आ गई पहली। दूसरे टाइप की ये जो दिखाई गई है आपको, ये पैरोटिड ग्लैंड से है, सबसे बड़ी है, ठीक है? ये पैरोटिड ग्लैंड से है। इस वाले पोर्शन में ऐसे करके आप इधर उधर जीप करिए, चिकना दिखाई देगा, ठीक है? तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ से सलाइवा सेक्रीट हो रहा है। लोग तंबाकू खाते हैं तो यहाँ दबा लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, इनको हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या कहेंगे इनको हम? पैरोटिड। याद रहेगा कौन सी डिजीज है, कैसा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है? बस हिंदी में उसको क्या कहेंगे? गलसुआ। भाई एक बार जो और चेक कर लेना, गलसुआ के अलावा भी अगर कुछ कहते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप गलसुआ अलसुआ ना याद करके मम्प्स ही याद कर लो, वो ज़्यादा सही है, ठीक है? हिंदी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दूसरा देखो, दूसरे पेयर सलाइव, एक पेयर हो गया, अब दूसरा पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स का कहाँ है? मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। मैंडिबल्स का मतलब होता है टीथ। मैंडिबल्स का मतलब क्या होता है? टीथ, है ना? ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें मैंडिबल्स जहां भी लगा हो आप समझ जाइए कि उसका मतलब टीथ है ना? तो मैंडिबुलर यानी कि जो मैंडिबल्स हैं उनके नीचे सब पोर्शन पर, तो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाएंगी। तो दूसरे टाइप की कौन सी कहेंगी? सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स ये हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपके सब मैंडिबुलर यानी कि टीथ के जो एंड्स होते हैं ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से खिसक के आई लार, ऐसा, है ना? तो ये बोली जाती है आपकी सब में। कुछ लोग ऐसे करके वो तंबाकू खाते हैं, यहाँ ऐसे करके दबा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ दबाते हैं ना। तो यहाँ दबाते हैं तो कौन से में दबाएंगे बताओ? सब मैंडिबुलर। और जब यहाँ दबाएंगे, जीभ के नीचे वाला होता है, तो उसके मतलब लिंगुअल का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था, जीभ। जीभ को क्या कहते हैं? लिंगुअल। तो सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे, ठीक है? तो ये जो टंग के नीचे पाई जाती है उनको हम सब लिंगुअल कहेंगे, और जो दांतों के किनारे, दांतों के नीचे पाई जाती है उनको सब मैंडिबुलर कहेंगे, ठीक है? और ये कानों के पास जो है वो क्या कहेंगे? पैरोटिड। तो देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। पहली कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरी कौन सी मैंने बताई? सब लिंगुअल ग्लैंड्स, है ना? और तीसरी कौन सी बताई मैंने? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीनों याद रहेंगे आपको। कहाँ पोजीशन है उनकी ये ध्यान रखो। अब ग्लैंड्स है यहाँ पर, आप समझो, ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, और सलाइवा की जरूरत हमें कहाँ? बीच में। तो ग्लैंड से लेकर सलाइवा, सलाइवा को ग्लैंड से लाकर यहाँ तक छोड़ने के लिए कोई डक्ट होनी चाहिए, है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक सलाइवा लाने के लिए कोई डक्ट होनी चाहिए, यहाँ भी डक्ट होनी चाहिए। तो ये जो तीनों तरीके की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें 3 तरीके की डक्ट्स हैं जो सलाइवा को वेस्टिब्यूल में आकर, यानी कि
ओरल कैविटी में आकर छोड़ेंगी। ठीक है, अब इनकी जो डक्ट्स है उनके नाम याद रखने के लिए, उनके डक्ट्स कि ये डक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, किस सलाइवरी ग्लैंड से। तो सबसे पहली कौन सी थी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स थी। और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स में जो डक्ट होती है उसे हम कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, उन्होंने उस डक्ट के बारे में बताया तो उनके साथ हमने उस डक्ट को उसी का तरीका ना है। तो ये क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, दूसरी सब मैंडिबुलर से रिलेटेड है तो कौन सी होगी आपकी, वॉर्टिन डक्ट्स। ठीक है, तीसरी कौन सी हो गई आपकी, सब लिंगुअल, तो रिविनस डक्ट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिविनस डक्ट। मैच कर सकते हो आप, पैरोटिड्स का संबंध किससे हो जाएगा, स्टेंसन से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर सब मैंडिबुलर की हम बात करेंगे तो सब मैंडिबुलर की वाटसन डक्ट हो गई। फिर उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड का रिविनस डक्ट हो गई। तीनों ध्यान रखेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। ये डक्ट क्या कर रही है, देखो इसकी डक्ट, ये ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, और ये जो आपको डक्ट दिख रही है ये डक्ट आई है, यहाँ पर जाकर सलाइवा को सेक्रीट कर देगी, छोड़ देगी। तो ये जो डक्ट है इसको हम क्या कहेंगे, आपको इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेंसन डक्ट। ठीक, ये हो गई। अब इसको देखो, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, उससे ये डक्ट निकल कर आ रही है ना, तो ये जो डक्ट है इस डक्ट को हम क्या कहेंगे, इस डक्ट का क्या नाम रखेंगे, क्योंकि मैंडिबल से रिलेटेड है तो देखो वाटसन डक्ट ना, ये हो गई। ऐसे ही इसमें डक्ट, ये छोटी सी डक्ट प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, रिविनस डक्ट। ठीक है, तो तीनों डक्ट समझ में आ गई, कौन सा किसके साथ संबंध है तीनों डक्ट समझ में आ गई। और इनसे क्या सेक्रीट हो रहा है, सलाइवा। अब हम सलाइवा को समझेंगे कि सलाइवा है क्या। ठीक है, ये समझ में आ गया, सलाइवरी ग्लैंड समझ में आ गई। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में हमने कहा कि रैबिट में कितनी होती हैं, 4 पेयर। रैबिट में कितनी होती हैं, 4 पेयर। और ह्यूमन में कितनी होती हैं, 3 पेयर। जिनसे क्या सेक्रीट हो रहा है, सलाइवा सेक्रीट हो रहा है। जिनसे क्या सेक्रीट हो रहा है, सलाइवा सेक्रीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली है, हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया, और हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरी चीज़ कौन सी है, हम हर चीज़ को नहीं खा देते, जिसका टेस्ट हमको समझ में आता वही चीज़ हम खाएंगे, खाएंगे कि नहीं। तो टेस्ट को समझाने के लिए, यानी कि कोई भी स्वाद को जानने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्वाद अंग कौन सा होता है हमारा, अंग होती है, यानी कि जीभ होती है, कि जीभा, तो जीभ होती है हमारी। ठीक है, अब उस टंग में हमको कैसे स्वाद, कौन सा पोर्शन जो है वो किस तरीके, हम कौन कौन से स्वाद चख सकते हैं, बताओ, सोचो जरा। है, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, है, इन चार के अलावा कोई और स्वाद आपको आता है, और नहीं आता तो कह सकते हैं स्वादहीन है, ये तो स्वाद ही नहीं। तो हमारी जीभ जो है इन्हीं स्वाद को चख सकती है, कौन कौन सा, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ठीक है, खट्टा महसूस होता है कि नहीं, इमली खाइए, आंवला खाइए तो आपको खट्टापन महसूस हो, करेला पीजिए, करेले का जूस, तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, लगेगा कि नहीं। और अगर आप मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है, नमकीन नमकीन, तो नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा। अब जो हमारी टंग है वो ऐसे है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई। ठीक है, ये जिससे अटैच होती है टंग, ऐसा नहीं निकल के बाहर आ जाए, है, यही है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टंग बाइफरकेट होती है। बाइफरकेट का मतलब होता है कि दो हिस्सों में बटी होती है, ऐसे करके भी होती है। बताओ किसकी होती है, किसकी देगी, स्नेक की होती है, लिजार्ड की होती है, और फ्रॉग, फ्रॉग भी ऐसे पकड़ता है, पकड़ा और अंदर। ठीक है, तो उसकी जो जीभ है वो और भी काम, शिकार करने में भी मदद करती है, हमारी करती है क्या, हम जीभ से किसी को मारते हैं, वो तो पिक्चर में दिखाते हैं वो जीभ से लिया ऐसे किया है ना, तो हमारी मदद नहीं है, हमारी सिर्फ टेस्ट में हेल्प करती है। जबकि औरों की जो है वो शिकार करने में भी मदद करती है, खट से पकड़ा इंसेक्ट अंदर, फिर से पकड़ा अंदर, है ना। एक मूवी कोई आई थी उसमें हमने देखा था, वो बहुत बड़ी जीभ निकाल देता है, क्रिस थ्रू, है ना, वो तो मूवी में ही बन सकते हैं ऐसे।
तो यहाँ पर हमारी ये जीभ है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन इस पर क्या होता है। इस पर छोटी छोटी वर्ड्स लाइक पेप्लीज प्रेजेंट होती हैं। कैसी होती हैं? वर्ड्स लाइक, अलग अलग स्ट्रक्चर है उनकी। मशरूम लाइक अलग होती हैं, सर्कल अलग होती हैं, फुली फॉर्म अलग होती हैं। तो अलग अलग तरीके की पेप्लीज हैं। और उन पेप्लीज में क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स होती हैं। उनमें क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स। बात समझ में आ गया? जिससे ये जुड़ी रहती है वो पार्ट कहलाता है फ्रेनुलम। उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। जिससे जीभ जुड़ी होती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है। और हमारी जीभ जो है वो आगे से जुड़ी है पीछे से? बताओ। पीछे से जुड़ी है, आगे से फ्री है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी आगे से जुड़ी होती है और पीछे फ्री होती है। अंदर अपनी घट्टी रखते हैं और जैसे ही कोई आया खट से बाहर फेंका उन्होंने और ले आया अंदर, है ना। ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनकी आगे से जुड़ी होती है और पीछे से फ्री होती है। लेकिन हमारी कैसी होती है? आगे से फ्री हो, किसी की पीछे से भी फ्री है नहीं ना, पीछे से सबकी जुड़ी हुई है। ठीक है। और जिसकी फ्री है तो वो देख लीजिए पिक्चरों में वो नागिन टाइप के होते ना, उसमें कोई कैटेगरी ना हो। अब इसमें देखिए, यहां पर समझो इधर जो मीठा और नमकीन है ये सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं। और ये हमारा जो आगे वाला भाग है ये कौन सा टेस्ट करवाता है हमको? मीठा और नमकीन। इसमें जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो हमको सॉल्टी एंड स्वीट, ठीक है, ये स्वाद टेस्ट कराती हैं। जो किनारे हैं लेटरल साइड ऑफ टंग, ठीक है, ये लेटरल साइड है, येलो दिख रहा है आपको। ये पोर्शन जो है वो हमको खट्टेपन का महसूस कराएंगे। ये कौन? यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो क्या कराती हैं? खट्टा। और सबसे पिछला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है जीभ का, वो हमको कैसा टेस्ट कराएगा? बिटर, यानी कि कैसा? कड़वा। ठीक है। तो कड़वा जब करेला पिएंगे तब नहीं, और जब वो जैसे ही अंदर जीभ की जाएगा वैसे ही कड़वा लगने लगता है ना। तो आपको समझ में आएगा कौन सा पोर्शन जो है वो किस तरीके का। अगर मीठा नमकीन देखना, ऐसे ऐसे कर लो उसमें तो पता चल जाएगी। नमक कहाँ लगाते हो आप? चखते कहाँ हो? जीभ पे ही चखते हो, है ना। अब कड़वापन देखना है तो कड़वा ऐसे लगाओगे कि करेले का तो नहीं पता चलेगा, अंदर लगाना पड़ेगा या फिर पीना पड़ेगा उसको, तभी पता चलेगा कड़वा। यहाँ तक समझ में आ गई, है ना। और जो पेप्लीज है ये जो पीछे जुड़ी रहती है जीभ, वो किससे जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो हमारी जीभ अटैच्ड होती है वो किससे अटैच्ड होती है? फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। अब 4 तरीके की पेप्लीज है इसमें। ये जो सर्कमवैलिट होता है, मतलब एक अर्धचक्राकार अवस्था में जो आपको ये बड़ी बड़ी दिख रही हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सर्कमवैलिट पेप्लीज। इनकी नंबर्स याद रखिए, ह्यूमन में ये 10 to 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 से 14। कौन सी वाली? सर्कमवैलिट। और ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं? कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो बिटर पार्ट है ना, वो उस यहीं से जब यहाँ पर टच करेगा तभी उनमें जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो हमको कड़वेपन का एहसास दिलाएंगे। तो ये आपकी जो पेप्लीज हैं ये कहलाती हैं आपकी कौन सी? सर्कमवैलिट पेप्लीज। कौन सी कहलाती हैं? सर्कमवैलिट। नंबर कितनी होती है इनकी? 10 से 14। इनकी तो गिन सकते हैं, बाकी की नंबर्स जो है वो हम नहीं गिन सकते क्योंकि आकार में बहुत माइक्रो बर्ड्स होती हैं, है ना, इसलिए हम उनको नहीं गिन सकते। जीभ का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, ऐसे करके उसे टंग से साफ करते हैं, ठीक है, थोड़ा खुरदरा सा दिखता है, ये वाला हिस्सा, इसमें किसी भी तरीके का टेस्ट हमको नहीं पता चलता। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है किसी भी तरीके का टेस्ट हमको पता नहीं चलता। यहाँ जो पेप्लीज होती हैं उनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेप्लीज। कौन सी बोलती हैं? फिलीफॉर्म पेप्लीज। ये अंग्रेजी में जो वी शेप होता है, वी शेप में होती हैं। किस शेप में होती हैं ये? ठीक है। किसी के छाले यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे आपको, छाले होंगे या तो आगे या साइड से, ऐसे ही होते हैं कि नहीं? बताओ। किसी के बीच में छाले नहीं होते हैं। बीच में छाला है तो फिर दूसरा छाला है, ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती हो। तो ये वाला हिस्सा जो है वो किसी भी तरीके की टेस्ट बर्ड्स नहीं होती। तो कौन सी पेप्लीज ऐसी हैं जिनमें किसी भी तरीके का टेस्ट बर्ड्स नहीं होती? तो हम कहेंगे फिलीफॉर्म्स। आकार में कैसी होती हैं? वी शेप्ड होती हैं। ठीक है। अब बात आती है जो ये साइड से आपको नंबर्स में कंपैरिजन में इसके बीच वाले पॉइंट्स के ये कम होती हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी जो पेप्लीज हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फॉलिएट पेप्लीज। उनको हम क्या कहते हैं? फॉलिएट। लेटरल साइड, लेटरल साइड जो हमारी जीभ है उसकी लेटरल साइड में ये प्रेजेंट है। लेटरल साइड समझते हैं ना, पार्श्व भाग, है ना।
तो ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद जो अगला वाला हिस्सा है, ये इस वाले हिस्से में बहुत ही छोटी छोटी पेपलीज होती हैं और उनमें जो टेस्ट बर्ड्स दो तरीके के टेस्ट को हमको महसूस कराती हैं। कौन कौन सा? सॉल्टी एंड स्वीट। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये कहलाती हैं फ्यूजिफॉर्म पेपलीज। और फ्यूजिफॉर्म पेपलीज होती हैं, इनका जो आकार होता है वो मशरूम लाइक, मशरूम होता है ना, मशरूम लाइक होती हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मशरूम लाइक होती हैं ये। इन्हीं में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, इन्हीं में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और यही छाले बन जाते हैं आपके, ठीक है। यही जब टेस्ट बर्ड्स जो है उनमें इन्फेक्शन होता है तो वो रेड कलर की हो जाती है और थोड़ा सा पेन करने लगती हैं, है ना, और लार टपकने लगती है इनसे, इनसे लार गिरती है, तो लार ही वो इसी का आता है। आपको चार तरीके की पेपलीज पता चली, लेकिन आप सिर्फ इसमें क्या, एक तो ये वाली याद रखेंगे सर्कमवैलिट, ठीक है। ये सर्कमवैलिट जो होती हैं ये आप ध्यान रखिए नंबर में 10 से लेकर 14 होती हैं, सबसे पीछे। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा हिस्सा किस तरीके के स्वाद को हमको बताता है, ठीक है। जो जीभ के किनारे वाले हिस्से हैं वो कैसा बताएगा? खट्टा। जीभ का सबसे पिछला हिस्सा कैसा बताएगा? कड़वा। और जीभ के आगे वाला हिस्सा मीठा और नमकीन। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसमें मुझे लगता है कि अब हम डाइजेशन जब करेंगे तब अभी तो हमने क्या पार्ट समझ लिए उसमें क्या क्या है। डाइजेशन के बाद फूड जब है बकल कैविटी के बाद फिर फूड खिसक के आता है कहाँ पर? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में। न तो फेरिंग्स में डाइजेशन होता है और ना ही ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि एलिमेंट्री का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं हो सकता। तो हम अब सीधे कहाँ पहुँचेंगे? स्टमक में। हम नहीं, मतलब हमारा फूड पहुँचेगा स्टमक में। क्या आ गया? ठीक है। अब इसमें देखो ये है स्टमक हमारा, इसको समझ लो जरा। जो हमारा स्टमक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारी पूरी एलिमेंट्री केनाल का सबसे बड़ा फूला हुआ भाग है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है? स्टमक होता है। सबके किसी के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मैं तो खैर स्लिम ट्रिम हूँ, लेकिन बाकी लोग जो हैं, ठीक है। तो ये स्टमक जो है, ये स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मेरी समझो बेटा, ना पेट रह जाएगा जी ऐसे ही, जैसे समझो इसी में ज़्यादा खाना बनता है। तो इसमें क्या है कि ये स्टमक जो है इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे यहाँ से ईसोफेगस जुड़ा है, यानी कि सीधे सबसे पहले जो स्टमक का पार्ट होगा वो कहलाता है फंडस। तो हम क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं फंडिक कह सकते हैं आप, है ना, बात एक ही है, एक लगा सकते हैं, अस लगा सकते हैं। तो ये फंडस पार्ट है, ये वाला। कोई डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। जो फूड आया है, जो फूड आया है ऊपर से, उसे यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगा। उसके बाद फिर ये मिडिल पार्ट जो है ये वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मिडिल पार्ट जो है वो सबसे बड़ा होगा, ये वाला पार्ट। इसे हम कहते हैं कार्डियक। इसे क्या कहते हैं? कार्डियक। बात समझ में आ गया? पहला कौन सा है? फंडस। दूसरा कौन सा है? कार्डियक। कार्डियक जो है वो पेट का सबसे बड़ा भाग है ना। सारा डाइजेशन जो होगा फूड का वो यहीं होगा, इसी पार्ट में। तो डाइजेशन सब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टमक में। तो हम कहेंगे कार्डियक स्टमक में होता है, फंडिक स्टमक में नहीं होता है ना। कहाँ पर होता है? कार्डियक स्टमक में होता है। इतनी चीज क्लियर। उसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी ना इसके बाद, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जुड़ा हुआ भाग है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। तो हम कौन सा स्टमक कहते हैं? पाइलोरिक स्टमक। तो हमारा जो पेट है उसके 3 हिस्से हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। इसमें इन तीनों में सबसे बड़ा भाग कार्डियक होता है। डाइजेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा? कार्डियक में होगा। इतनी चीज क्लियर। ये जो हमारा स्टमक है इसकी जो वॉल है, ये वॉल होगी, ठीक है। वॉल का मतलब जो उसकी दीवार है, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सेल्स या ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे सेक्रीशन होगा। कुछ एंजाइम सेक्रीट होंगे, कुछ अदर पार्ट सेक्रीट होंगे, कुछ अदर सब्सटेंसेस आएंगे। वो सब कहाँ आ जाएंगे? इस कार्डियक स्टमक में आ जाएंगे और कार्डियक स्टमक में फूड को जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारी
आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है वो क्या है, स्टमक है, जिसमें 3 भाग होंगे, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस। ठीक है। फिर मैंने क्या है कि जो पेट की दीवार यानी कि स्टमक की जो वॉल है उस पर ग्लैंड्स मौजूद होंगी। क्या मौजूद होंगी, ग्लैंड्स, जो जूस सेक्रीट करेंगी यानी कि जो रस स्रावित करेंगी उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस यानी गैस्ट्रिक रस कहेंगे। ठीक है। जैसे वहां सलाइवा कहते थे, अब यहाँ पर जो रस होगा, यहाँ पर जो जूस सेक्रीट होगा उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो इसे पेट के अगर कोई गड़बड़ है, डाइजेशन नहीं सही हो रहा है, जलन हो रही है पेट में ऐसे, तो हम किसके पास जाते हैं, उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट सुना होगा आपने। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो क्या देखेगा, पेट के लिए होता है ना, स्पेशली किसके लिए होता है, पेट के लिए। तो पेट की सारी चीज़ें पता होंगी, वही उसने स्टडी की होगी, तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो था वो कार्डियोलॉजिस्ट किसके लिए था, हार्ट के लिए। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो ब्रेन के लिए होता है ना। ऐसे ही गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होगा वो किसके लिए होगा, पेट के लिए। नेफ्रोलॉजिस्ट होगा वो किसके लिए होगा, किडनी के लिए होगा, है ना। तो अलग अलग ऑर्गन्स को स्टडी करने वाले जो डॉक्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर गौर समझने वाली बात है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में, लेकिन प्रोटीन का किसी भी तरीके से डाइजेशन माउथ में नहीं होगा। 3 ही जगह हमारा डाइजेशन होता है, माउथ कैविटी में, स्टमक में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट पर। ठीक है, और कहीं डाइजेशन नहीं होगा। तो जब बकल कैविटी में यानी कि माउथ कैविटी में फूड होता है तो उसमें से मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत देर तक अगर हम फूड को चबाते हैं तो हल्का सा मीठा लगने लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का टेस्ट हमको मीठा लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउथ कैविटी में किस फूड कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, तो हम किसका बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन क्या माउथ कैविटी में शुरू होगा, नहीं होगा। प्रोटीन जितनी भी है वो सब डाइजेस्ट होगी जाकर कहां पर, स्टमक में। ठीक। अब चाहे आप मीट वाली प्रोटीन खाएं, चाहे आप मछली खाएं, चाहे आप मिल्क पिएं, चाहे आप एग खाएं, जितनी भी प्रोटीन है उस प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होगा, कार्डियक स्टमक में होगा जाकर, यानी कि कहां पर होगा जाकर, स्टमक में होगा। ठीक है, ये कहां से आ गया, कैसे जाएगा ये। ठीक। तो कार्डियक स्टमक समझ में आया। अब इस स्टमक जो हमारा कार्डियक स्टमक है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हम आपको 2 चीजें स्पेशली बता रहे हैं। एक तो इसमें सेल जो होती हैं वो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो पहली एक ऑक्जेंटिक सेल्स डालेंगे हम, ऑक्जेंटिक सेल्स। इन्हीं ऑक्जेंटिक सेल्स को हम पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, पेराइटल सेल्स कहते हैं। लेकिन आप कौन सा नाम याद रखेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये वो सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो स्टमक में HCl का सेक्रीशन करती हैं, यानी कि एसिड बनाती हैं। तो जो हमारे स्टमक में या हमारी बॉडी में एसिड बन रहा था वो कौन सा बनना था, HCl। और HCl को सेक्रीट करने वाली कौन सी सेल्स होती हैं, तो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। और ये जो सेल्स हैं, ये जो HCl सेक्रीट कर रही हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये बात आप फिर से समझिए। HCl सेक्रीट हुआ, फूड है हमारा, यहाँ पर क्या है, फूड है। सबसे पहले HCl मिलता है जाकर फूड में, और HCl क्या करेगा, अम्ल है, एसिड किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, वो चीज़ जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो एसिड जो है वो पानी फूड में मिलता है। तो अगर मान लीजिए फूड के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं हमारे, है ना, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। पहला काम समझ में आ गया। HCl का क्या काम होगा, जो फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा, पहला काम। लेकिन ये काम इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा काम इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक HCl सेक्रीट नहीं होगा तब तक इस स्टमक में सेक्रीट होने वाले एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी एंजाइम्स का एक्टिवेशन होना है वो कब होगा, जब HCl का सेक्रीशन होगा, जब HCl प्रेजेंट होगा। तो HCl की प्रेजेंट में जो भी
गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और वो डाइजेशन करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है कि जब HCl होगा तभी वो एंजाइम्स जो होंगे क्या होंगे, एक्टिव होंगे और वो फूड की प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करेंगे। ठीक, तो एक्टिवेशन करने का ये काम करता है दूसरा। अब HCl के बाद फिर दूसरी जो सेल्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं पेप्टिक सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल्स। और ये जो पेप्टिक सेल्स होती हैं, इन पेप्टिक सेल्स से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सेक्रीट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का ही डाइजेशन होना है स्टमक में, और किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है, या फिर कुछ जो है फैट का डाइजेशन यहां पर शुरू हो जाता है, कुछ फैट डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होगा? प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होगा? स्टमक में होगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू हुआ? माउथ कैविटी में। क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन का डाइजेशन माउथ कैविटी में होता है? नहीं होता है। अब हमें क्या क्या डाइजेस्ट करना था, जरा सोच के बताओ। मैंने बताया शुरू में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यही तो करना। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रही है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गई। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएं, लिया और पानी पिया, बस खत्म हो गया, खाना जल्दी खाया, तो क्या कार्बोहाइड्रेट हमारी माउथ कैविटी में डाइजेस्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर डाइजेस्ट नहीं होगी तो फिर हमें उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे भी नहीं। हो सकता है कि प्रोटीन भी हमारी जो है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पा रहा हो। अब वो खिसक के कहाँ पहुंच जाएगी? ये जो फूड होगा इस समय, जिसमें प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुकी होगी और फूड की जो स्टेज होगी, जैसे वहां पर माउथ कैविटी में जो फूड की स्टेज थी वो बोलस थी, यहाँ पर काइम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? काइम। ठीक है, ये काइम है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये फूड खिसक के आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटीरियर पार्ट पर, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उस भाग में आ जाएगा। और ये वो इंपॉर्टेंट भाग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगा। बची हुई कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट डाइजेस्ट कर दी जाएगी, बची हुई प्रोटीन भी कंप्लीट डाइजेस्ट कर दी जाएगी, और अभी हमारा क्या बचा हुआ है? फैट। तो फैट का भी डाइजेशन होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ डाइजेशन हुआ? सबसे पहले कहाँ हुआ? माउथ कैविटी में। किस चीज का डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा जाकर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होगा? स्टमक। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फैट का कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ होगा? लेकिन फैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। फैट का क्या होता है? इमल्सिफिकेशन, मैंने वहां पढ़ाया था, है ना। तो इमल्सिफिकेशन भी उसका कहाँ होगा जाकर? यहाँ। जितनी डाइजेस्ट हो सकती है उतनी डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए सिंपल फैट्स हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स फैट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। वो क्या होगा कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, है ना। तो इमल्सिफिकेशन भी जो होगा वो भी कहाँ भी होगा जाकर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब इसके बाद जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा बताओ? फूड हमारा कहाँ था? माउथ कैविटी से, फिर आया फेरिंग्स में, इसोफेगस में, फिर आ गया स्टमक में। स्टमक के बाद कौन सा पार्ट था? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगला जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यही तो था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए यहां से शुरू हुई, कि स्टमक वाला पार्ट है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहलाई? क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है। डायमीटर का मतलब होता है उसका व्यास कम होता है, पतला पाइप है ये। ठीक है, लेकिन लेंथ में ये बड़ी होती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे आपका स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड था, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है जो नियरेस्ट होता है पाइलोरिक स्टमक के, है ना। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है कि समीपस्थ सिरा। किसके समीपस्थ सिरा? पेट के। जैसे ही पेट खत्म हुआ वैसे ही शुरू हो गया। तो ये जो पार्ट है ये आपका डियोडिनम पार्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? डियोडिनम कहते हैं। हिंदी में शायद इसको ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट पर फोकस रहना क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है।
ये हमारा कैसा है कि बिल्कुल प्रारंभिक भाग है ना। बीच वाला भाग होता है उसे जेजनम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जेजनम कहते हैं। और सबसे निचला पार्ट जो है, ये जो सबसे निचला पार्ट है इसे इलियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इलियम। तो डियोडिनम, जेजनम और इलियम, ठीक है। डियोडिनम आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और इलियम क्योंकि यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है, तो अब तो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा और डाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे बढ़ेगा, जैसे ही उसका यूज करना हमको। तो जैसे ही वो इलियम पार्ट में पहुंचेगा, इलियम पार्ट में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम विलाई कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विलाई। और ये जो विलाई है इनमें क्या होता है कि इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो भी फूड कंपोनेंट्स यहाँ पर डाइजेस्टेड आया है वो ब्लड वेसल में खींच लिया जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे कहाँ चला जाएगा, जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो हमारी डियोडिनम पार्ट है ये सबसे प्रॉक्सिमल एंड है, और इलियम पार्ट ये डिस्टल एंड है, ठीक है। ये दूरस्थ सिरा है और ये समीपस्थ सिरा है। डियोडिनम पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होना है, और इलियम पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, जेजनम का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अब डियोडिनम को हम समझते हैं। डियोडिनम पार्ट जो है, यहां से हम इसको समझेंगे कि इसकी और क्या स्ट्रक्चर है। डियोडिनम पार्ट में एक कॉमन ओपनिंग होती है, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से डक्ट्स निकल कर आती हैं, जिसकी एक कॉमन ओपनिंग कहां पर होती है, डियोडिनम पार्ट में होगी। जो लेफ्ट साइड से डक्ट आई है, ये डक्ट दरअसल कहां से आती है, ये ग्लैंड से निकल कर आती है, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। क्या कहते हैं हम, पेनक्रियाज ग्लैंड बोल, ठीक है। किस साइड से आई है, लेफ्ट साइड से आई है। तो चूंकि ये पेनक्रियाज ग्लैंड की डक्ट है तो इसलिए इसको हम कह देंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। तो क्या बोल देंगे हम, पेनक्रियाटिक डक्ट। बात समझ में आया, नाम याद रहेगा। पेनक्रियाज ग्लैंड है एक आपकी, मैंने आपको बताया था मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो पेनक्रियाज से जो निकल कर आई उस ग्लैंड को हम क्या बोल देंगे, उस डक्ट को क्या कहेंगे हम, पेनक्रियाटिक डक्ट। वो खुली होती है यहाँ पर, है ना। और जो राइट एंड है, राइट एंड से जो डक्ट आई है वो आती है लिवर से। कहाँ से आती है, लिवर से। लिवर से जो डक्ट आई उसे कहते हैं हेपेटिक डक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट। और इसको हम क्या कह रहे थे, पेनक्रियाटिक डक्ट, है ना। अब चूंकि दोनों की कॉमन ओपनिंग है, कॉमन मिलेगी, तो इसलिए इस कॉमन वाली डक्ट को कहेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मिलाकर बोल दिया ना इसको। जो लिवर से आई वो कौन सी है, हेपेटिक डक्ट है। जो पेनक्रियाज से आई वो कौन सी है, पेनक्रियाटिक डक्ट है। और दोनों से मिल गई, जो मिलने से बनी वो क्या कहलाएगी आपकी, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटिक का ले लिया हेपेटो, और पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक। कोई दिक्कत यहाँ पे, नाम याद रहेंगे आपको। तो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन हो रही है कहाँ पर, डियोडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। किस भाग में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में हो रही है। क्लियर। अब सारा डाइजेशन का खेल यहीं पर हो, ये सिस्टम समझ में आ गया आपको। लेफ्ट हैंड से क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, है ना। और लिवर क्या है, ये लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, लिवर है ना। पावर हाउस ऑफ दी हमारी बॉडी, हमारे शरीर का पावर हाउस यही लिवर है। लिवर से जो ग्लैंड लिवर से जो डक्ट निकल कर आई उसको हम क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट कहेंगे। और जो पेनक्रियाज से डक्ट निकल कर आई उसकी हम क्या कहेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। और दोनों को मिलकर जो डक्ट बन गई वो क्या कहलाएगी आपकी, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। यहां तक चीज क्लियर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में कम होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। कौन कौन सा, डियोडिनम, जेजनम और इलियम। इलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं। यानी कि जो इलियम की इनर वॉल है वो फिंगर लाइक प्रोसेस बना देती है, यानी कि स्ट्रक्चर्स बना देती है। और उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, विलाई या रसांकुर, हिंदी में कहते हैं इनको रसांकुर, ठीक है।
यही क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स पार्ट जो डाइजेस्ट होकर आया है उसको ब्लड में खींच लेंगे, है ना, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और रेक्टम एनएस के जरिए बॉडी से समय समय से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे रेक्टम में जब पहुंचता है तो उसको हम फीसिस बोलने लगते हैं, मल बोलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है? अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इलियम भी है, तो डियोडिनम पार्ट में। कहां पर होगा? डियोडिनम पार्ट में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे एंटीरियर पार्ट है। डियोडिनम पार्ट में कौन कौन सी डक्ट खुलती हैं जाकर? हेपेटिक डक्ट, और दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम कहेंगे हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब क्या आएगा पेंक्रियास से यहां पर, क्या आएगा लिवर से यहां पर? यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल जब हम इसको पढ़ेंगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन का, जो कि आपकी यूपीएससी को हिट करता, हमेशा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।